तो सड़क के किस तरफ आपको गाड़ी चलानी है ये बताने से लेकर किसी चीज की चोरी करने वाले लोगों को सजा देने तक हमारा कानून नियम की वो पुस्तिका है जो कि समाज को कई भद्दे कामों की तरफ उतरने से रोकता है। हालांकि सैकड़ों सालों से हर काम करने के लिए कानून चलते आ रहे हैं, पर फिर भी उनमें से कुछ कानून बहुत ही गंदे और अजीब थे, जैसे किसी की लाश पर रोने से मना करना और क्रिसमस के त्योहार को अवैध करना। लेकिन ये कानून आपको अब पुराने लग सकते हैं, पर बदकिस्मती से उनमें से कुछ अजीब कानून आज भी लागू हैं, और वो भी निराले नियमों के साथ। तो जनाब, नकली मूंछों के दुराचारियों से लेकर शौच करने वाले इमोजी भेजने पर जेल जाने तक आज के सबसे अजीब कानूनों पर एक नजर डाल लेते हैं। चलिए, समय आ चुका है। प्राचीन कानूनी पागलपन। आज की बात करें तो दुनिया के हर एक हिस्से में यह कानून जरूरी है कि जब तक आप दोषी सिद्ध नहीं होते तब तक आपको निर्दोष माना जाता है। लेकिन 5000 साल पहले प्राचीन इजिप्ट में उनके अनुसार यह कानून बिल्कुल उल्टा था। उनका मानना था कि आप तब तक दोषी हैं जब तक कि आप निर्दोष साबित नहीं होते, और ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि वो इंसान कभी भी निर्दोष नहीं हो सकता जिसके सिर पर किसी दोष का इल्जाम है। और साथ ही यहाँ सजा इससे भी बदतर थी। सलाखों के पीछे उम्र काटने के बजाय दोषी ठहराए जाने वाले लोगों को खासतौर पर नूबिया निर्वासित किया जाता था और खानों के बीच बद से बदतर मौसम में काम कराया जाता था। हालांकि प्राचीन इजिप्ट में होने वाले अपराध आज भी सुर्खियों में रहते हैं, जैसे कि चोरी और इंसानों का कत्ल। इस बीच प्राचीन चीन में भी अपराधियों को सजा देने के लिए उनके पास अजीबोगरीब कानूनों की एक पूरी किताब थी, खासकर युआन राजवंश के दौरान, जो कि 1279 से 1368 एडी तक रहा था। कसाईयों को इस बात से सावधान रहना पड़ता था कि वे अपनी मुर्गियों को कैसे रखते हैं, क्योंकि उन्हें उल्टा लटकाना अवैध था। ऐसा करना सम्राट का नादर करना माना जाता था, क्योंकि उसकी राशि भी जोडियाक थी। और जबकि आजकल के दिनों में टॉम क्रूज और रॉबर्ट डाउनी जूनियर जैसे लोग लंबे दिखना चाहते हैं, लेकिन प्राचीन किन राजवंश में, जिसने 221 से 206 ईसा पूर्व तक चीन पर शासन किया था, हर कोई इंसान डैनी डेविटो जितना लंबा दिखना चाहता था। भाई, आपको बता दूं कि किन के 18 कानूनों के अनुसार 4 फीट 11 से कम पुरुषों और 4 फीट 8 से कम महिलाओं को किसी भी अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि उस वक्त जन्म का समय पता नहीं होता था, तो उम्र का पता लगाना मुश्किल होता था, इसलिए कद से अनुमान लगाया जाता था। तो अगर प्राचीन चीन में कोई अपराध की योजना बनाता तो अपने घुटनों के चारों ओर अपने जूते बांधने के चाल एक बढ़िया विकल्प हो सकता था। लेकिन बदकिस्मती से अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उन्हें रोने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पर भाई साहब, किन राजवंश में पुरुषों को रोने से तो मना किया जाता था। मतलब उस समय अगर कोई पुरुष रोते हुए पब्लिकली पकड़ा जाता तो सजा के तौर पर उसकी दाढ़ी और भौएं पूरी तरह से मुड़वा दी जाती थी, क्योंकि किन राजवंश योद्धा परंपराओं की पूजा के लिए जाना जाता था। इसलिए माना जाता था कि किसी के आंख में आंसू आना कमजोर होने का संकेत था, और इस तरह की कमजोरी उनके राज्य के लिए नुकसान को दर्शाती है। वाह भाई, जरा सोचिए कि अगर आज रोने को अवैध बना दिया जाए, खासतौर पर तब जब आंसुओं को रोकना नामुमकिन होता है, जैसे कि अंतिम संस्कार में। 2000 साल पहले प्राचीन रोमन इसके भी सख्त थे और महिलाओं को किसी के मरने पर रोने से रोक थी। भाई, ये वाकई में कठोर कानून था, और इस अपराध का शिकार न होने के लिए लोगों ने अंतिम संस्कार पर जाना मना कर दिया। एक रोमन अंतिम संस्कार में आमतौर पर एक जुलूस शामिल होता था, जहां लोग शव के साथ सड़क पर चलते थे, और जितना ज्यादा लोग रोते थे उसका मतलब उस इंसान को उतना ज्यादा याद किया जा रहा था। इसलिए पड़ोसियों को दिखाने के लिए अमीर परिवार अभिनेताओं को चीखने और रोने के लिए काम पर रखते थे, और यहाँ तक कि वे अपने बाल भी नोच लेते थे। तो ये नाटक इतना फेल हो चुका था कि इसके लिए कानून लागू करना पड़ा कि महिलाएं किसी के मरने पर नहीं रोएंगे, जिससे अभिनेताओं को रोने के लिए बुलाना बंद हो गया। शायद हमें भी एक कानून नया पारित करना चाहिए ताकि यूट्यूबर्स को उन भयानक नकली रोते हुए माफी मांगने वाले वीडियो को चलाने से रोका जा सके। कानूनी ईगल। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वजों ने सभी अमेरिकी राज्यों पर शासन करने के लिए 1787 में संविधान का निर्माण किया। अब अमेरिकी संविधान का आर्टिकल 6 पैराग्राफ 2 राज्य के कानून पर अपने कानून लागू करने पर जोर दे रहा है। हालांकि ये सिर्फ राज्य के उन कानूनों के लिए है जो कि संविधान के कुछ लॉज का खंडन करते हैं, जैसे कि असली बंदूक टॉइंग करना, झंडा लहराना और वॉलमार्ट से अमेरिकी फैशन खरीदना। इसका मतलब है कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं जो कि राज्यपालों को ऐसे अजीब और बेकार राज्य कानूनों के ऊपर कानून लगाने से रोक सकते हैं। आज के समय ज्यादातर अमेरिकी बच्चे अपना दिन टिकटॉक वीडियो बनाने में या वीडियो गेम खेलने में बिताते हैं, लेकिन ये बच्चा ऐसा नहीं है। अरे नहीं, एक प्ले स्टेशन के बजाय इस बच्चे ने रेल की पटरियों पर नमक डालकर अपनी बोरियत को हल करने का फैसला किया। भाई, अलबामा के बच्चे ठीक तो है ना? ये देखने में बहुत ही अजीब लगता है, पर असल में ये बच्चों का विद्रोह करने का आला तरीका है। मैं उस कानून का धन्यवाद करता हूँ जो कि 19वीं शताब्दी में लागू हुआ था, जिसमें अलबामा के रेलवे ट्रैक पर नमक डालना अवैध किया गया था। लेकिन एक वक्त पर इसका भी एक अलग उद्देश्य हुआ करता था, जब अलबामा घूमने वाले मवेशियों के लिए खुली सीमा वाला राज्य था। उस समय किसान बीमार गायों को स्वादिष्ट नमक चाटने के लिए पटरियों पर ले जाते थे, और जब गाय ट्रेन की चपेट में आ जाती थी तो किसान स्वस्थ गाय की कीमत के मुआवजे के लिए रेल कंपनी पर मुकदमा करते थे। तो इसीलिए इस नमकीन घोटाले को समाप्त करने के लिए कानून लागू किया गया। खैर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वीडियो आपके किशोर अवस्था को व्यक्त करने का एकदम अजीब तरीका है, वो भी साउंड इफेक्ट के साथ।
जबकि राज्य का ये कानून एक खास उद्देश्य के लिए बनाया गया था, लेकिन राज्य का दूसरा कानून असल में एक जीते जागते इंसान के लिए लागू किया गया था। जैसे कि फेयरबैंक्स अलास्का में 1917 में एक शराब खाने के मालिक ने अपने साथ एक पालतू चूहे को बार में लिया और उसे शराब पिलाकर नशे में धुत करवाया। तो इससे पहले कि वो चूहा पूरे शहर में नशे की हालत में भगदड़ मचाए, अधिकारी इसके व्यवहार से बिल्कुल खुश नहीं हुए, पर वे मूस को शांत रखने के लिए किसी भी किस्म का कानून नहीं लगा सकते थे। इसलिए इसके बजाय उन्होंने चूहे का फुटपाथ पर होना ही अवैध कर दिया, जिससे कि मूस के बारे में जाने से रोका जा सके। भाई मुझे लगता है कि इन लोगों ने पिछले दरवाजे से घुसने के बारे में नहीं सोचा होगा। हालांकि राज्य में अजीब कानून लागू करना सिर्फ पिछली शताब्दी की बात नहीं है, बल्कि अलबामा की राज्य विधायिका की धारा 13A12(1) के तहत चर्च में नकली मूछें पहनकर जाना आज भी अवैध है, क्योंकि ये हंसी का कारण बन सकती हैं। अगर वे लोग चर्चों के अंदर हंसी को प्रतिबंधित करने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद उन्हें खर्राटे लेना और पादना भी गैर कानूनी घोषित कर देना चाहिए। और भाई अलबामा के बाइबल बेल्ट राज्य में हेलोवीन के लिए एक पुजारी की तरह तैयार होने के बारे में कभी मत सोचना, वरना आपको $500 का जुर्माना हो सकता है या 1 साल की जेल की सजा भी हो सकती है। तकनीकी रूप से राज्य कानून के तहत साल के किसी भी दिन किसी भी पुजारी की तरह कपड़े पहनना या धार्मिक पादरी के किसी भी सदस्य की तरह बनना यहाँ अवैध है, इसलिए यहाँ कोई फ्रायर टक या सिस्टर एक्ट नहीं है। हालांकि अलबामा हेलोवीन पर सख्त होने वाला एकमात्र राज्य नहीं है, क्योंकि वर्जीनिया के चेसापीक शहर में इस बात की अनुमति उसे बिल्कुल भी नहीं है जो 14 साल से ऊपर की है वे किसी भी इंसान के लिए होलीगेनिज्म को रोकने के लिए छल करें। यहाँ इस बात को क्लास 4 के दुष्कर्म के रूप में जाना जाता है, जिसके लिए $250 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और रात 8 बजे के बाद ट्रिक या ट्रीटिंग के लिए भी ये जुर्माना लागू होता है। बाप रे, ये एक ऐसा शहर है जहाँ के अधिकारी मौज मस्ती के विरोधी हैं। भाई इस बीच लुइसियाना में अगर आप किसी दोस्त को मांस प्रेमी का पिज्जा भेजते हैं तो आपको $500 का जुर्माना देना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लुइसियाना संशोधित कानून 1468.6 के तहत इसे हैरेसमेंट माना जाता है, क्योंकि आप किसी से उस चीज के पैसे भरवा रहे हैं जिसके लिए उसने ऑर्डर भी नहीं किया। चलिए इससे भी सख्त फूड कानूनों को जानने के लिए हम गैंसविले के राज्य जॉर्जिया शहर में जाते हैं, जहाँ चाकू और कांटे के साथ तला हुआ चिकन खाना बिल्कुल अवैध है। क्या भाई ये कौन बेवकूफ है जो कि चाकू और कांटे के साथ तला हुआ चिकन खा रहे हैं, जब आपकी बाहों के सिरों पर भगवान ने बड़ी मेहनत से जो शानदार कांटे बनाए। सौभाग्य से इस कानून को शायद ही कभी लागू किया जाता, क्योंकि इसे PR अभियान के लिए 1961 में शामिल किया गया था ताकि जॉर्जिया को अमेरिका की तली हुई चिकन राजधानी बनाया जा सके। हालांकि ये प्रचार स्टंट विफल रहा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राज्यों में फ्राइड चिकन के लिए मैकडोनल्ड्स का KFC मौजूद है, और ध्यान के का मतलब कैंट की है मेरे भाई। यहाँ एक और राज्य कानून है जो कभी लागू नहीं किया गया, और ये सिर्फ एक पौराणिक प्राणी पर लागू होता है, जो कि स्केमानिया काउंटी वॉशिंगटन का कानून है। भाई रुक जाओ, मैं ये बिना ही करना चाहता हूँ। आपको बता दूं कि यहाँ बिग फुट को मारना गैर कानूनी है, इसलिए नहीं कि वो रियल नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो तकनीकी रूप से एक लुप्त होने वाली प्रजाति के रूप में मानी जाती है। ये उन सभी बड़े षड्यंत्रकारियों के लिए निराश होने या फिर और ज्यादा निराश होने का कारण बन गया है। पर मुझे उम्मीद है कि वे लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन वर्जीनिया में रहने वाले अपने दोस्तों पर बिल्कुल नहीं निकालेंगे, क्योंकि राज्य कोड की धारा 18 के तहत फोन पर बुरी भाषा का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है, और ऊपर से वर्जीनिया में टेलीफोन से संबंधित कई अपराध पहले से सुर्खियों में रहे। परेशान करने के इरादे से एक पेजर को बजाना भी शामिल है। क्या कोई ऐसा इंसान है जो कि अमेरिकी टीवी डॉक्टर नहीं और आजकल किसी पेजर जैसी चीज का स्वामी है? मुझे लग रहा है कि वे सारे लोग भी फ्लॉपी डिस्क, वॉकमैन और डायनासोर के साथ दुनिया से लुप्त हो चुके हैं। लेकिन यहाँ एक और सख्त कानून यह है कि आप वर्जीनिया के राज्य में अरब एमिरेट्स के लिए कोई मोमबत्ती नहीं रख सकते। जी हाँ, यहाँ टेक्स्ट मैसेज या सोशल मीडिया पर शपथ लेने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। UAE के आर्टिकल 373 के तहत शपथ लेने से किसी इंसान के सम्मान या शालीनता का अपमान होता है, और इसके परिणाम स्वरूप UAE में दुनिया के कुछ सबसे सख्त साइबर अपराध कानून है। यहाँ इस बात को एक अपराध माना जाता है अगर आप टेक्स्ट मैसेज में रूड या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें पूप, इमोटिकॉन जैसे रूड इमोजी भी शामिल है। बाप रे, अगर मैं UAE में होता तो कब का जेल चला गया होता, क्योंकि मैं सिर्फ वही इमोजी इस्तेमाल करता हूँ। और आपको बता दूं कि ब्रिटिश महिला को 2 साल तक की जेल और $1,40,000 के जुर्माने का सामना करना पड़ा था जब उसने प्राइवेट व्हाट्सएप मैसेज में उसे बॉम्ब इमोजी भेजा था। हालांकि सौभाग्य उसका वकील उसे इन आरोपों से छोड़ने में सक्षम रहा, लेकिन फिर भी उसे जुर्माने में लगभग $726 भरने पड़े थे। तो अमेरिका पागल राज्य कानूनों से भरा हो सकता है, लेकिन कम से कम संविधान का पहला अमेंडमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा करता है। इसीलिए मैं जितने चाहे उतने पूप, आड़ू और बैगन इमोजी का इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल आजाद हूँ भाई। मेपल वकील, ओह प्यारा कनाडा, जो मूस, मेपल सिरप और विनम्रता से भरे हुए लोगों का एक खूबसूरत देश है। पर सॉरी कहना कनाडा में इतना रिफ्लेक्सिव है कि यहाँ एक ऐसा कानून है जिसे ओंटारियो में एपोलॉजी एक्ट कहा जाता है, जो ये बताता है कि किसी को सॉरी कहने से साबित नहीं होता कि वो असल में गिल्ट महसूस कर रहा है। लेकिन इतिहास को देखें तो कनाडा देश को बहुत ही अजीब कानूनों के साथ संघर्ष करना पड़ा है। जैसे कि 20वीं सदी की शुरुआत में कनाडा में ब्रेकफास्ट स्प्रेड के बीच कई लड़ाइयां सामने आई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने मार्जरीन पर बैन लगा दी थी, वो भी लगभग 1886 से लेकर 1917 तक, क्योंकि इस बात से डेयरी
इंडस्ट्री बेइज्जती महसूस कर रही थी कि मार्जरीन के मैन्युफैक्चरर्स मार्जरीन को मक्खन की तरह दिखने के लिए खाने का पीला रंग मिलाते थे। मार्जरीन पर यह बंदिश युद्धकालीन कमी के दौरान कुछ समय के लिए हटा लिया गया, लेकिन मार्जरीन फिर से पूरी तरह से 1948 के बाद अवैध हो गया। भाई मुझे उस समय के तस्करों से कोई परेशानी नहीं है, मुझे ये यकीन है कि वे इतने भ्रमित हो गए होंगे कि उन्हें समझ में नहीं आता हुआ कि उनके ग्राहक मेरी जेन मांग रहे थे या मार्जरीन। लेकिन सिर्फ मक्खन ही ऐसी सांसारिक चीज नहीं है जिस पर कनाडा के कानून सख्त हैं। आपको बता दूं, कनाडा ओंटारियो में एक शहर के कानून ने एक बार आपके लिए गैराज के दरवाजे को बैंगनी रंग से रंगना अवैध कर दिया था। एक वॉयलेट गैराज दरवाजा आपकी जेब से $100 का जुर्माना निकलवा सकता है, इससे पहले कि इसे ओटावा के साथ रंग दिया जाता। कानून में कहा गया पेंट करने के लिए सिर्फ बेज, हरे और ग्रे जैसे रंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो शहर व्यापी होम ओनर एसोसिएशन के फैसले के अनुरूप था। ये कानून बदसूरत जरूर है, पर कनाडा प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, इसके झरनों से लेकर इसके राष्ट्रीय पार्क तक। पर अगर आप अपने पालतू जानवरों को हाइक पर ले जाने की सोच रहे हैं तो आपको पहले नियमों को पढ़ना होगा, क्योंकि कनाडा के राष्ट्रीय पार्क में लामा को लाना अवैध है। क्या 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 सही पढ़ रहा हूँ मैं? हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक पढ़ रहा हूँ। लामा तो कनाडा का पसंदीदा पेट है ना फिर भी, जबकि घोड़ों और गधों को एक अम्ब्रेला परमिट के तहत मनोरंजक उपयोग के लिए लिया जा सकता है। लामाओं को सिर्फ वहां रहने के लिए एक विशेष परमिट की आवश्यकता होती है। भाई अल्पाका के बारे में इनका क्या ख्याल है? क्या उन्हें अंदर लेके आ सकते हैं? मतलब वे भी इन्हीं की तरह दिखते हैं, लेकिन वे जानवर अलग हैं। ये बात रेंजर्स को मत बताना, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इस सिस्टम में एक लूप होल ढूंढ लिया मेरे भाई। हालांकि कनाडा के सभी कानून इतने प्यारे और विचित्र बिल्कुल नहीं है भाई। यहाँ एक और कानून शामिल है जो कि बहुत ही क्रूर और अजीब प्रथा के लिए है। यहाँ जस्टिन बीबर को सुनना एक कानूनी आवश्यकता है। बीब का संगीत बजाना कनाडाई यातना का एक जरूरी रिवाज है। सॉरी, पैट्रियोटिज्म। कनाडा में कानून के अनुसार सभी रेडियो स्टेशंस को सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से शाम 6 बजे के बीच कम से कम 35% समय एयरवेव्स पर कनाडाई कलाकारों का म्यूजिक जरूर बजाना होता है। भाई मैं हर दिन निकेल बैंक को घंटों तक सुनने के बजाय जेल जाना पसंद करूंगा। क्या आप ये संगीत सुन पाएंगे? खैर, उस योजना का पालन करते हुए मेरे लिए कनाडा में गिरफ्तार होने का एक बहुत ही अच्छा तरीका भी शामिल होगा, और वे एक क्लाउन की पोशाक, एक बड़ा सा कार्ड बॉक्स और एक शाही यात्रा है। क्या आप इसका कानून के साथ कनेक्शन निकाल सकते हैं? तो जैक इन द बॉक्स की तरह बाहर कूदना किंग चार्ल्स को एक भयानक तौर से डरा देगा, और कनाडा में सम्राट को डराना देशद्रोह जितना बड़ा अपराध माना जाता है। पहले इस अपराध के दोषी को 14 साल तक की जेल की सजा हो सकती थी, लेकिन मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस कानून को 2018 में खत्म कर दिया गया। तो इसलिए अब मैं जरूर जाऊंगा और राजा के अगले उत्तर अमेरिकी दौरे के लिए अपनी जोकर पोशाक तैयार करूंगा। स्कोन का खेल। क्योंकि इंग्लैंड यूरोप के सबसे पुराने देशों में से एक है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतिहास की किताबों में सैकड़ों पुराने कानून है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ एक ऐसा कानून 17वीं शताब्दी में लागू किया गया था जो सचमुच क्रिसमस को रद्द कर देता था? जी हाँ, ये एक ऐसी चाल थी जिसमें स्क्रूज को खुद पर गर्व था और अंग्रेजों ने क्रिसमस को अवैध बना दिया था। अंग्रेजी सिविल वॉर के बाद जब राजा चार्ल्स से घृणा की गई तो उसका सिर काट दिया गया और सर ओलिवर क्रॉमवेल सत्ता में आए और इंग्लैंड पर शासन किया। क्रॉमवेल एक सख्त शुद्धतावादी थे और वे ये बात मानते थे कि क्रिसमस एक मूर्ति पूजक त्योहार होना चाहिए। पर क्योंकि 25 दिसंबर का दिन बाइबल में नामित नहीं किया गया था, तो 1647 में उसने क्रिसमस को अवैध बना दिया। उन्होंने घोषणा कर दी कि दुकानों बाजार पूरी तरह से 25 दिसंबर को खुले रहेंगे, जिसके बाद सैनिकों ने लंदन की सड़कों पर गश्त लगाई और किसी भी टर्की, क्रैनबेरी सॉस और कीमा पाई को जब्त कर लिया। क्रॉमवेल के कुल स्क्रूज होने के बावजूद भी क्रिसमस की तरफ लोगों की भावना को कम नहीं किया जा सका। इस दौरान पूरे देश भर में बड़े पैमाने का इसका विरोध हुआ और बिना परवाह किए गए अवैध टर्की खाए गए, जिसके बाद वक्त आया 1660 का और एक बार फिर क्रिसमस से ऑफिशियली रोक हटा दी गई। जब क्रॉमवेल को हटा दिया गया और इंग्लैंड के असली राजा चार्ल्स द्वितीय को सिंहासन पर वापस बुला लिया गया। भाई उसका वापस आना क्रिसमस का कोई चमत्कार ही था। हालांकि ब्रिटेन में सिर्फ क्रिसमस पर प्रतिबंध को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया गया है। असल में यहाँ बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिन कानूनों का उल्लंघन ब्रिटिश हर रोज करते हैं। आपको बता दूं, ड्रिंकिंग कल्चर यूके में प्रसिद्ध है और लोगों को किसी भी समय हैप्पी आवर मनाते देखा जा सकता है। हालांकि लाइसेंस एक्ट 1872 की धारा 12 के अनुसार इस तरह से शराब पीना बिल्कुल अवैध है, मतलब एक बार में। यहाँ तक कि इस बात से बारमैन भी परेशानी में पड़ सकता है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन पुलिस एक्ट 1839 के तहत एक सार्वजनिक घर के रक्षक यानी किसी पब के मालिक बिल्डिंग के अंदर शराब पीने की अनुमति किसी को नहीं दे सकते। और भाई ये 19वीं सदी का कोई पुराना कानून नहीं है। हाल ही में कानूनों को अपडेट किया गया है, जैसे कि लाइसेंसिंग एक्ट 2003, जिसमें साफ बताया गया है कि नशे में धुत इंसान को शराब बेचना अपराध का काम है। यार ये यूके सरकार किसी बेवकूफ बना रही है। वे चाहे जितना कानून लगा लें, लेकिन कोई भी कानून इन ब्रिटिश के घिनौने व्यवहार को नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि लाइसेंसिंग एक्ट 1872 में ब्रिटेन ने शराब पीने वाले किसानों को नियंत्रित करने के लिए विशेष नियम भी बनाए, जिसमें बताया गया कि शराब के नशे में घोड़े या गाय का प्रभारी होना अवैध है। बच्चों को याद रखें, शराब पीकर सवारी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जब पशु कल्याण की बात
आती है तो ब्रिटेन इस मामले में बहुत ही सख्त है भाई। मेरा तो सुझाव है कि सैलमन के साथ इधर उधर करते हुए कभी ना पकड़े जाना, क्योंकि कुछ परिस्थितियों में एक सैलमन को संभालना गैर कानूनी है। हालांकि ये कानून सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सैल्मन एक्ट 1986 असल में सैल्मन के अवैध शिकार पर नकेल कसने और अवैध स्रोत से पकड़ी गई सैल्मन की बिक्री को रोकने के लिए बनाया गया है। लेकिन ब्रिटेन के मछली कानून यहाँ पर खत्म नहीं होते। एक मध्यकालीन कानून के अनुसार, जो कि 1324 में बना था, उसके तहत राजा सभी डॉल्फिन और व्हेल का मालिक है जो समुद्र तट के 3.1 मील के आसपास रहती हैं। तो इस कानून के मुताबिक इसने देश की व्हेल्स और ब्रिटेन की आबादी दोनों पर शासन किया। हालांकि राजा का जानवरों पर हक जताना सिर्फ व्हेल या कोरगिस तक ही सीमित नहीं है, वे देश के सभी लावारिस हंसों पर भी मलकियत जताने लगे। जिसके बाद थेम्स नदी में राजा के हंसों के झुंड को हर साल 5 डे इवेंट आयोजन के रूप में गिना जाने लगा, जिस इवेंट का नाम स्वॉन अपिंग के रूप में जाना जाता है। यहाँ राजा को अपने अच्छे पंख वाले दोस्तों की संख्या को जानने का मौका मिलता है। इसलिए जब तक आप राजा के क्रोध को महसूस नहीं करना चाहते, तब तक हंसों को बिल्कुल परेशान ना करें भाई। लेकिन यार, क्या आप जानते हैं कि हंस कितने शातिर हो सकते हैं? टूटी हुई भुजाओं में समाप्त होने वाली हंस मुठभेड़ों की कई घटनाएं सामने आई। अगर मुझे कभी उन राक्षसी पक्षियों के पास जाना पड़े तो मुझे वाकई एक कवच की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मुझे ब्रिटेन की सरकारी इमारत सदनों से दूर रहना होगा, यानी कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि 1313 के दशक से कवच पहनकर संसद में प्रवेश करना अवैध बना दिया गया है। क्योंकि बढ़ते तनाव के बीच सशस्त्र पार्लियामेंट में उस समय के नोबलम के आने के बाद इसे अधिनियमित किया गया। इसलिए इस कानून ने उन्हें मुकदमा करने और फर्श पर रहते हुए तलवारों से अपने मतभेदों को दूर करने से रोका। हालांकि ये यूके का एक ऐसा कानून बना है जिसका पालन आज के दौर में भी किया जाता है। मुझे लगता है कि अब संसद में प्रवेश करने के लिए एकमात्र सूटेबल पोशाक सिर्फ सूट और टाई रह गई है। कंगारू फार्म। ऐसा लग सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में एक शांत कैजुअल संस्कृति है, लेकिन कानून की किताबों के तहत यहाँ की कहानी इससे बहुत ही अलग है। उदाहरण के लिए पतंग उड़ाना ही ले लीजिए, जो दोपहर बिताने का एक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीका है, लेकिन यहाँ के विक्टोरिया राज्य में पतंग उड़ाने पर आपको $550 तक का जुर्माना दे सकता है। ये कानून उड़ते हुए पतंग पर लागू होता है, जो किसी भी व्यक्ति को परेशान करता है। समरी एक्ट 1966 की धारा 4 के तहत पालन किया जाता है। बाप रे, कौन किसी को पतंग उड़ाते हुए परेशान कर सकता है? हाँ, वो ऐसा कर सकता है। और विक्टोरिया के सख्त कानून न सिर्फ पार्क में आपकी एक्टिविटीज को प्रतिबंधित करते हैं, वे वसंत की सफाई पर भी आपकी कड़ी नजर रखते हैं। पता चला है कि वहां इस बात को भी अपराध माना जाता है अगर कोई इंसान बिना किसी खास वजह के रात 10 बजे के बाद वैक्यूम क्लीनर चलाता है। ये कानून जल्दी उठने वालों पर भी लागू होता है, क्योंकि सप्ताह के दिनों में सुबह 7 बजे से पहले और सप्ताहांत में सुबह 9 बजे से पहले जोर से वैक्यूम करना गैर कानूनी। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1970 की धारा 48A के तहत है। इसका उल्लंघन करने पर $13,200 का भारी भरकम जुर्माना हो सकता है। देर रात कुकी टुकड़ों को साफ करने के लिए वाकई एक बहुत बड़ी कीमत है भाई। हालांकि आधी रात वैक्यूमिंग करना एकमात्र ऐसी चीज़ नहीं जो आप पर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में भारी जुर्माना चेप सकती है, बल्कि अगर आपको कभी किसी ओजी विवाह में आमंत्रित किया गया है तो जब पुजारी पूछता है क्या किसी को कोई आपत्ति है तो अपना मुंह बंद रखें, वरना इस मजे के साथ आपको $7,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इससे भी बुरा 2 साल की कैद हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये समरी एक्ट 7A के अनुसार है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी इंसान जो जानबूझकर शादी या अंतिम संस्कार में बाधा डालता है वो एक अपराध का काम कर रहा है। मुझे लगता है कि अब बोलने के बजाय मैं हमेशा के लिए शांति बनाए रखूंगा भाई। और अगर आपको लगता है कि सिडनी के कानून बहुत ही अच्छे हो सकते हैं तो आप सरासर गलत हैं, क्योंकि यहाँ के पुलिस फैशन पुलिस के रूप में दोगुनी हो जाती है भाई। आपको बता दूं कि 2016 में एक टैक्सी ड्राइवर को $70 का जुर्माना इसलिए भरना पड़ा क्योंकि उसने गलत रंग के जूते पहने थे। सिडनी पुलिस ने भूरे रंग के जूतों को फैशन के खिलाफ एक अपराध के रूप में देखा और NSW पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एक्ट 1990 के तहत टैक्सी ड्राइवर पर जुर्माना लगाया, जिसके लिए अप्रूव्ड नेटवर्क वर्दी की जरूरत होती है। हालांकि ये एक्ट भूरे रंग के जूतों के बारे में नहीं है। असल में टैक्सी चालक के बाद जो उबेर के लिए काम कर रहा था उसके पास कोई वर्दी नहीं थी, जिसके लिए उस पर जुर्माना लगाया गया, पर शुल्क जल्दी हटा लिया गया। ऐसा लगता है कि यहाँ एकमात्र अपराध सिडनी पुलिस द्वारा किया गया था जिसमें स्वाद की आपराधिक कमी थी। हालांकि यहाँ एक कानून है जो सारी पुलिस प्रक्रिया को शुरू कर सकता है और वो कुछ अजीब सा है। जी हाँ, तो मार्केटिंग ऑफ पोटैटोज एक्ट 1946 के तहत पुलिस के पास किसी भी वाहन को रोकने और तलाशी लेने का अधिकार है अगर उन्हें शक पड़ा कि उस गाड़ी के अंदर लिमिट से ज्यादा आलू भरे हुए हैं, मतलब कि 110 पाउंड से ज्यादा। और ऐसा इसलिए क्योंकि पोटैटो मार्केटिंग कॉर्पोरेशन उस समय किसी बहुत सी बड़े प्रभाव से जूझ रही थी, जिसकी वजह से कानून बनाना पड़ा कि किसी के लिए भी बिना जानकारी के लिए 110 पाउंड से ज्यादा आलू बेचना, खरीदना, डिलीवरी करना बहुत ही बड़ा अपराध है। हालांकि ये कानून पागलों की तरह लग सकता है, लेकिन ये कानून पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में 2021 तक लागू रहा। इस बात से आपको आश्चर्य जरूर होगा कि आलू मार्केटिंग बोर्ड ने वहां के सांसदों पर क्या गंदगी मचाई थी। देश के सबसे अजीब कानूनों में से एक कानून हमारे पश्चिमी देश ऑस्ट्रेलिया से भी आता है, जहां पर जुर्माना लग सकता है अगर आप सी बर्ड को पकड़ते बैट की पू को इकट्ठा करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको एक प्रॉपर लाइसेंसिंग चाहिए। क्रिमिनल कोड एक्ट 1913 की धारा 387 के तहत ये मिलता है। ये पूरी तरह से सफल कानून लग सकता है क्योंकि कौन मल इकट्ठा करने के लिए जाना जाता है भाई, छी यार। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि कितना बड़ा बिजनेस हुआ करता था जिसे गुआनों के रूप में जाना जाता है। खासतौर पर लोग ये मैटर समुद्री पक्षी जैसे पेंगुइन और जल काग, साथ ही चमगादड़ से इकट्ठा करते थे, जो एक फर्टिलाइजर की तरह काम करता था।
इस पू को नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम के साथ जमा करके पैक किया जाता है, जिसमें पौधों के बढ़ने के सभी पोषक तत्व होते हैं। हालांकि इस मल को इकट्ठा करने की प्रक्रिया से मिलियन सीबर्ड्स लुप्त हो गए, क्योंकि इस दौरान उनके घोंसले उखाड़ दिए जाते थे। इसलिए इस व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए कानून लगाया गया। हालांकि इन दोनों गुआनों को रिप्लेस करने के लिए मार्केट के केमिकली मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स आ चुके हैं। तो अब आखिरकार पेंगुइन शांति से शौच कर सकते हैं भाई। कॉन्टिनेंटल न्याय। जैसा कि आप जानते हैं, यूरोप एक बेहद ही बड़ा महाद्वीप है जो कि गर्म धूप वाले ग्रीस से लेकर रूस की बर्फीली ठंडी गहराई तक फैला हुआ है। और इतने रिच इतिहास के साथ इस भूभाग से बंधे होने के कारण ऐसे कई अजीब कानून हैं जो कि सालों से यहाँ पर चलते आ रहे हैं। 17वीं शताब्दी के रूस को ही ले लीजिए, जहां आप सोच सकते हैं कि सबसे बड़े अपराधों में से एक चोरी था, लेकिन इसके बजाय अगर आप मोनोपोली बोर्ड पर एक नजर जमाते हैं तो और भी ज्यादा परेशानी में पड़ सकते हैं। TSR एलेक्सिस, जिसने 1629 से 1676 तक शासन किया, जो शतरंज और चेकर्स जैसे विदेशी बोर्ड गेम पसंद करता था, लेकिन अपनी सख्त पवित्र उपस्थिति को बनाए रखने के प्रयास में उसने नागरिकों के लिए सभी बोर्ड गेम्स पर बैन लगा दिया। 1649 काउंसिल कोड के तहत हालांकि रूसी शासकों के पागल कानून वहां पर नहीं रुके, क्योंकि उसके बाद 1698 में सम्राट पीटर वन ने दाढ़ी रखने पर टैक्स लागू कर दिया। वो जिसे यूरोपीय आदर्श मानते थे, उसके अनुरूप होने के लिए उन्हें जरूरत थी कि वे दाढ़ी रखें, और हर एक इंसान को दाढ़ी रखने के लिए सालाना 60 रूबल का शुल्क देना पड़ा। यह कीमत मोटे तौर पर लगभग $50 के बराबर थी, जो कि आज के समय में लगभग $3000 के बराबर होगी। एक ऐसी दाढ़ी के लिए जिसे उगाने में कोई खर्च नहीं होता। पुलिस को आदेश दिया गया कि जो भी इंसान टैक्स देने से इनकार करता है उसकी शेव कर दी जाए। नहीं भाई, कुछ भी करो पर बेबी फेस बिल्कुल भी नहीं। और जब टीजर पुलिस फोर्स हथियार के रूप में रेजर के साथ घूमती हुई थी, तो 20वीं शताब्दी में तो पुलिस सड़कों पर गश्त लगाती थी। क्या मेजरिंग टेप के साथ? जाहिर तौर पर जनरल थियोडोरस पेंगालोस की तानाशाही असाधारण रूप से अलग थी, पर वे सिर्फ 1925 से 1926 तक ही चली। हालांकि उस समय उन्होंने कुछ कठोर कानून बनाए और महिलाओं को इस तरह की स्कर्ट पहनने से बिल्कुल मना कर दिया था, जो कि ग्राउंड से 10 इंच ऊपर होती। लेकिन सौभाग्य से ये कानून ग्रीक महिलाओं के लिए सिर्फ उतने टाइम पर ही काम चला सका जितना जनरल पेंगालोस का शासन था। हालांकि मॉडेस्टी कानून सख्ती से यूरोपीय आविष्कार बिल्कुल भी नहीं थे। बात है अमेरिका को कब 1920 के दशक में यहाँ कानूनों की एक श्रृंखला थी जो कि महिलाओं को स्विम सूट में अपने पैर दिखाने से प्रतिबंध करती थी। जबकि वर्ल्ड वॉर II के दौरान मॉडेस्टी गार्डिंग स्टॉकिंग्स बनाने के लिए नायलॉन की कमी का मतलब था कि महिलाओं को अपने पैरों की पीठ पर सीम लाइन बनाने के लिए मार्कर पेन का सहारा लेना पड़ता था। उन दिनों नंगे पैर देखा जाना एक बहुत बड़ा सामाजिक कलंक माना जाता था। क्रेजी है ना? मैं शर्त लगाता हूँ पिछली शताब्दी के सांसद अगर आज जीवित होते तो उसे खो देते। क्या वो एक नंगी पिंडली है? हे भगवान, एक नग्न बछड़ा? क्या ये सच में वही है? नहीं, मैं नहीं मानता। क्या वो घुटने? क्या आप ये बात जानते नहीं है कि गरिमा टखने पर समाप्त हो जाती है? वाकई में आज समय बदल चुका है, लेकिन सभी कानून अप टू डेट बिल्कुल नहीं है। 1800 में लागू हुआ फ्रांस में चौंकाने वाले पुराने जमाने के कानून ने महिलाओं को पतलून पहनने पर प्रतिबंधित किया, और कहा जाता है कि महिलाओं को स्थानीय पुलिस की अनुमति की आवश्यकता होती है। और ये मजाक नहीं है, एक आदमी की तरह पोशाक पहनकर बाइक या घोड़े की पीठ पर पतलून पहनने यहाँ एक्सेप्शन केस माना जाता है। हालांकि दशकों तक इसे नजरअंदाज किया गया, लेकिन इस कानून को आधिकारिक तौर पर 2013 में ही रद्द कर दिया गया था। शुक्र है कानून के इस सेक्सिस्ट अवशेष को क्रिप्ट में रिटायर कर दिया गया। लेकिन ये हमें एक और अजीब फ्रांसीसी कानून की ओर ले जाता है। तो पेरिस को प्यार के शहर के रूप में बिल्कुल जाना जा सकता है, लेकिन फ्रांसीसी कानून रोमांस को बिल्कुल नए चरम पर ले जाते हैं। जैसा कि फ्रांस में आप कानूनी तौर पर मुर्दे से शादी कर सकते हैं, जैसे नेक्रोगामी के रूप में जाना जाता है। एक ऑफिशियल समारोह है जहाँ कोई इंसान अपने मरे हुए पार्टनर के साथ शादी कर सकता है। आर्टिकल 171 के तहत ये बिल्कुल लीगल है। दरअसल ये रीति यहाँ वर्ल्ड वॉर I के बाद शुरू हुई, जब महिलाएं युद्धकालीन प्रेमिकाओं के मोर्चे पर दुखी होती थी, उसके बाद अपने बच्चों की वैधता को आश्वस्त करना चाहती थी। और आपको बता दूं कि आज के समय में फ्रांस में हर साल 50 मरणोपरांत विवाह किए जाते हैं। आपको भी इस बात पर यकीन करना चाहिए भाई कि प्यार कभी नहीं मरता। मर्दों से शादी करना एकमात्र तरीका नहीं है जिससे कानून गंभीर रीपर से निपटता है। हालांकि मौत कभी भी हो सकती है, लेकिन एक कानून ने असंभव को संभव कर दिया और मृत्यु को अवैध बना दिया है। या कम से कम स्पेन के ग्रेनाडा में लांजारोन गांव के एक मेयर ने 1999 में ऐसा करने की कोशिश की। उसके बाद उसने गाँव के 4000 निवासियों को मरने से प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि ये सुनने में जितना मूर्ख लगता है उतना मूर्ख है नहीं। इसके बजाय ये इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक समझदार राजनीतिक कदम की स्थानीय कब्रिस्तान भर गया था और गाँव को विस्तार करने की अनुमति दी गई। आखिरकार जहां तक कानून पहुंच सकता है वो कभी भी गंभीर रीपर को जेल में नहीं डाल पाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है सबसे पागलपन वाला ऐतिहासिक कानून क्या था, और आपको कौन से निराले आधुनिक कानूनों का पालन करना सबसे कठिन लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।